हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ बीए का सब्जेक्ट हिस्ट्री का है। PHIC 131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 CE। इसमें मैंने अभी तक बहुत सारी वीडियोस डाली हैं साइकोलॉजी पे। अब मेरा थोड़ा सा कि स्टूडेंट्स को और हेल्प भी चाहिए, क्योंकि बीए के स्टूडेंट्स भी ज़्यादातर जॉब वाले होते हैं, उनको भी थोड़ा हेल्प दे सकूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं एग्जाम में। तो और नीचे मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, shukla11batu@gmail.com। अब किसी भी सब्जेक्ट की आपको नीड है, आप मेरे को मेल कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी ब्लॉक 1 यूनिट 1 सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी। हेलो स्टूडेंट, सेकंड पीपीटी है मेरे टॉपिक जो टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और कॉर्नर अकाउंट्स। इस चीज के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी, और जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में भी मैं साथ साथ डिस्कस करती जाऊंगी, कि जो एग्जाम में आपके लिए कंपल्सरी है रीड करना। हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहला हमारा रहेगा सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है। उसके बाद इतिहास के तथ्य और सबूतों जिसके आधार पे लिखा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो थर्ड पॉइंट है कि कार्बन 14 डेटिंग जैसे वैज्ञानिक तरीके जो कि अतीत में हमको हेल्प करते हैं, वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और द्वारका और सनौली में जितनी भी खोजें हुई हैं, तो प्राचीन इंडियन में, पुराने भारत में अगर हम देखें, तो बहुत सारी नई जानकारी हमें मिली है। अब आता है कि टाइप ऑफ सोर्सेज कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल्स में थोड़ा चलेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा साहित्यिक स्रोत, जिसमें वैद, बौद्ध, जैन धर्म, महाकाव्य, पुराण और संगम और साहित्य के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारा पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हमारे बहुत सारे शिलालेख आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं, मंदिर आ जाते हैं, मिट्टी के बर्तन है, खुदाई में जो भी हमको अवशेष मिलते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन होता है। उसके बाद हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। प्राथमिक और द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोत जो होते हैं उसे मूल रिकॉर्ड, जैसे पांडुलिपियां हो गई, सिक्के हो गए, आपके शिलालेख हो गए, इसके बारे में डिस्कशन होगा। सेकेंडरी सोर्सेज जो आपका द्वितीय स्रोत होता है, उसमें इतिहासकारों द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें। और अब हम बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि साहित्यिक स्रोत क्या क्या होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा एशियंट इंडियन टेक्स्ट, यानी कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ। अब जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, अगर हम इसमें अध्ययन करते हैं, तो जो भी इतिहासकार होते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो ग्रंथ है, ये क्यों और किसके लिए लिखे गए थे। और हो सकता है कि ग्रंथों में आदर्शों का वर्णन ना हो, ना कि समाज की वास्तविक स्थिति का। तो जो ग्रंथों की भाषा शैली है, विषय वस्तु है, उसका बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। और महाकाव्य और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए, जिसमें महाभारत और रामायण जो लंबे समय से लिखे गए हैं, तो इतिहासकार इन ग्रंथों के मूल रूप को जानने के लिए अलग अलग संस्करणों में इसका अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक समझ की बात करूं, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस की बात करूं, तो इसमें पहले पश्चिमी विद्वानों का मानना था कि जो प्राचीन भारतीय हैं, उनमें ऐतिहासिक समझ की कमी थी, क्योंकि वे केवल ग्रंथ, धर्म और पौराणिक कथाओं पर ही केंद्रित थे। और आधुनिक इतिहासकारों का मानना था कि भारत में एक मजबूत और मौखिक परंपरा और अलग रूप से ऐतिहासिक जागरूकता मौजूद थी। तो जब हम रिसोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन की बात करते हैं, यानी कि प्राचीन भारत के रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो हेनसन ने बताया था कि भारतीय राज्यों में अधिकाधिक रिकॉर्ड और राजाओं की वंशावलियां रखी जाती थी। और ग्रंथों के समय का निर्धारण करने की जो समस्याएं थी, उसमें वेद आ गए, उपनिषद आ गए, ब्राह्मण आ गए, पुराण आ गए, जैसे धार्मिक ग्रंथों समय का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी रचना, इनका संकलन काफी लंबी अवधि में हुआ था। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वैदिक लिटरेचर की। वैदिक लिटरेचर, जैसे कि आप जानते हो कि ये एक पुराने साहित्यिक स्रोत है, और जो हमारे वेद है उनका मीनिंग होता है क्या। और ये जो शब्द निकला है, संस्कृत शब्द विद से बना है। वैदिक साहित्य में हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से हम इन चीजों को पहुंचाते हैं, और इसे वैदिक संस्कृत में भी लिखा गया था।
वेदों को। और जो हमारे वेद हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे पहले मैं ऋग्वेद की बात करती हूँ। ये सबसे पुराना वेद माना जाता है और इसमें 1028 सूक्त है, जिसमें भजन वगैरह दिए हुए हैं। और शुरुआती दौर में वैदिक समाज में अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में थोड़ा सा ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद आता है हमारा अर्थवेद, जिसमें आप आपके जादू टोने हो गए, मंत्र हो गए, या फिर सामाजिक रीति रिवाज, या फिर आपका चिकित्सा के बारे में सारे डिटेल्स इसके अंदर दी हुई है। उसके बाद आता है हमारा सामवेद। सामवेद जो है इसमें जो हमारा म्यूजिक है, संगीत और दोनों से संबंधित है, भारतीय शास्त्रीय संस्कृति का ये बेस माना जाता है। उसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ, मंत्र, अनुसंधान वगैरह शामिल है। कृषि और जो सामाजिक जीवन के बारे में भी थोड़ा नॉलेज इसमें मिलता है। उसके बाद आता है हमारा वेदांत। वेदांत जो होता है, वेदांगों को समझने के लिए इसमें हमारे 6 वेदांग बताए गए, डेवलप किए। जैसे आपका सबसे पहले है शिक्षा, इसमें फोनेटिक्स है पूरा अपना। और उसके बाद आता है कल्पा। कल्पा में हमारे सारे रिचुअल्स बताए जाते हैं। उसके बाद व्याकरण, व्याकरण में ग्रामर है। उसके बाद निरुक्त, शब्द और व्युत्पत्ति। उसके बाद छंद, छंद में हमारा जो आपका आता है छंद शास्त्र। और उसके बाद आपका आता है ज्योतिष, इसमें आपका एस्ट्रोनॉमी के बारे में यानी कि खगोल विज्ञान के बारे में सारे डिटेल्स दी हुई। लिटिल वैदिक लिटरेचर, उत्तर वैदिक साहित्य में हमारे जैसे ब्राह्मण्स का है, ब्राह्मण का एक्सप्लेन किया गया है कि जो आपकी ग्रंथ और अनुसंधान है, या फिर वो जो यज्ञों की पूरी डिटेल्स उसके अंदर दी हुई है। आरण्यक जो है उसमें जितने भी हमारे अनुसंधान हैं या हमारे दर्शन, फिलॉसफी जो भी है, उस पर चर्चा की गई है। उपनिषद में हम कुछ चीजों को फोकस करते हैं, जैसे हमारा ब्रह्म, आत्मा, कर्म, मोक्ष जैसे आध्यात्मिक विचारों पर ये केंद्रित किया जाता है। और सूत्र और स्मृति साहित्य इसमें भी शामिल है। उसमें जो आपका जो शामिल है, स्रोत सूत्र हो गए, गृह सूत्र हो गए, धर्म सूत्र हो गए। और महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ है हमारे, जैसे आपका मनुस्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया। उसके बाद आपके ग्रंथ कानून भी हैं। ये ग्रंथ कानूनों, कर्तव्य, विवाह और दंडों का पूरी डिटेल्स इसके अंदर दी हुई है। मनुस्मृति, नारद स्मृति और आपका याज्ञवल्क्य स्मृति, ये पूरा इसमें डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद आता है हमारा वैदिक साहित्य का महत्व। वैदिक साहित्य जो होता है उसमें प्राचीन भारतीय है, जिसके अपने धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण एक रिसोर्स है ये। इसमें जितने भी हमारे जो हिस्ट्रिशियंस होते हैं, उनको वो प्राचीन भारत के इतिहास को फिर से तैयार करने में हमारी हेल्प करते हैं। वैदिक लिटरेचर में ही हमारा कौटिल्य अर्थशास्त्र आता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में जो मैं बात करती हूँ, तो इसमें जितना भी प्राचीन भारतीय इतिहास है, इसके साहित्यिक स्रोत क्या हैं, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि पुराने भारत, प्राचीन भारत के इतिहास में इसको फिर से समझने के लिए साहित्यिक स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिटरेचर। क्योंकि इसमें ये जितने भी हमारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन, इसके बारे में पूरा नॉलेज हमें इसके अंदर मिलता है। उसके बाद आता है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य द्वारा लिखित जो भी आपके शासन काल हो गया, उनका अर्थव्यवस्था होगी, उनका एडमिन हो गया, प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बना हुआ, लिखा हुआ पूरा। और ये मौर्य काल के समाज और शासन व्यवस्था को शो करता है। और कर व्यवस्था कैसी थी वहां की, वहां का प्रशासन कैसा था, वहां की कानून व्यवस्था कैसी थी, उनकी कूटनीति कैसी थी, इस चीज के बारे में हमारी सारी नॉलेज हमको मिलती है। एपिक्स के बारे में बात करूं तो जो हमारे महाकाव्य हैं वो 2 तरह के हैं। तो जैसे रामायण को ले लीजिए, रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, और जो व्यास है वो उसके द्वारा रचित महाभारत है। तो ये महाकाव्य जो होते हैं, ये धर्मशास्त्र, रीति रिवाजों, राजनीतिक जीवन दर्शन के बारे में हमें पूरा नॉलेज देते हैं। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र जैसी जगहों की जब खुदाई की गई, तो उसमें इन महाकाव्यों में दिए गए कुछ संदर्भों की पुष्टि भी होती है। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं इसमें पुराणों के बारे में बात करूंगी। पुराणों में राजाओं और राजवंशों की जितनी भी वंशावलियां होती हैं या पौराणिक कथाएं होती हैं, धर्म और भूगोल का वर्णन इसमें मिलता है। ये मौर्य, शुंग, गुप्त जैसे राजवंशों के अध्ययन में मदद करते हैं। वैष्णव धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, शाक्त धर्म हो गया, इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा संगम लिटरेचर।
संगम लिटरेचर ये लगभग 400 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व, ये सबसे पुराना तमिल हिस्ट्री है पूरी इसके अंदर। इसमें प्रेम युद्ध पर कविताएं लिखी गई हैं, दक्षिण भारत में कैसे समाज, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनका व्यापार वगैरह कैसे चलता था, कस्बों और शास्त्रों में पूरी नॉलेज इसके अंदर दी हुई है। इसमें यवन यानी कि यूनानी और जो आपके रोमन्स के साथ हमारे व्यापारिक संबंध किस टाइप के थे, इसके बारे में भी पूरा मेंशन इसमें किया हुआ है। अब आती है जीवन शैलियां, कविता और नाटक, यानी कि इनके बायोग्राफिक पोएट्री और ड्रामा कैसा था। कालिदास, बाणभट्ट और कल्हाण जैसे लेखक, इनकी रचनाएं, इनके माध्यम से इन्होंने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी भी प्रदान की है। कल्हण की जो राज तरंगणी है, उसका एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब आता है जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसके अध्ययन में बौद्ध और जैन जितने भी साहित्यिक और गैर ब्राह्मणवादी स्रोत के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जो बौद्ध ग्रंथ है मुख्य रूप से ये पाली भाषा में लिखे गए थे, जबकि जो जैन है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए और अधगामी भाषाओं में लिखे गए थे। बौद्ध साहित्य की मैं बात करूं, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इसमें जो आपका मेन जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसमें त्रिपिटक और 3 टोकरियों के रूप में इसको जाना जाता है। और इसका संकलन गौतम बुद्ध की जब डेथ हुई थी उसके बाद किया गया था। और ये पूरा बुद्ध के जीवन में 16 महाजनपदों के बारे में पूरी जानकारी देता है। अब हम बात करते हैं 3 पिटक की बात करते हैं, त्रिपिटकास में पिटक, जैसे आपका सूत पिटक हो गया, इसमें बुद्ध की शिक्षा और उपदेश वगैरह शामिल है। अब उसके बाद आता है विनय पिटक, इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के बारे में क्या नियम थे, उनके क्या कानून थे, वो सब इसके अंदर डिटेल्स दी हुई है। अभी आता है अभिधम पिटक, ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्सेस हैं, जिसके अंदर आपका जातक हो गया, जिसमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां, सामाजिक संस्कृति, इतिहास सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब वेद गाथा, ये जो आपका थैर गाथा हो गया या थैरी गाथा हो गया, इसमें बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुणियों की कविताएं दी गई हैं। थैरी गाथा को भारत की महिलाओं द्वारा लिखी गई सबसे पुरानी कविता माना जाता है। उसके बाद आते हैं मिलिंद पन्हो, इसमें इंडो ग्रीक राजा जो मिनेंडर थे और भिक्षु जो नागसेन थे, उनके बीच में क्या बातें हुई, उसके पूरा संवाद इसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है। महावंश और दीपवंश के बारे में, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित श्रीलंकाई जो ऐतिहासिक प्रथा। अब आता है जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर महावीर की शिक्षाओं पे बेस्ड है। जैसे पाटलिपुत्र और वल्लभी के में आयोजित जितनी भी सभाएं थी, उनके बारे में इसका पूरा संकलन इसमें दिया हुआ है। जो आपका पाटलिपुत्र और वल्लभी के बारे में पूरे डिटेल्स है। महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जैन टेक्सेस जो हैं, सबसे पहले इसमें श्वेतांबरों ने इसे स्वीकार किया। इसमें 12 अंग, 12 उपांग हो गए, 10 प्रकीर्ण हो गए, 6 क्षेत्रसूद हो गए और 4 मूल सूत्र हो गए। इन ग्रंथों में जैन सिद्धांत, आचरण, कथाओं और साधु जीवन के बारे में पूरे डिटेल्स वगैरह दी हुई है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बौद्ध और जैन साहित्य भारतीय प्राचीन भारत में धर्म, समाज, व्यापार, राजनीति, संस्कृति, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे ये लोग। अब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजी सोर्सेस के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इस पे क्वेश्चन आपका आ जाता है। आर्कियोलॉजी जो है यानी कि पुरातत्व विज्ञान, ये अतीत की जितनी भी हमारी भौतिक चीजें होती हैं, जैसे मिट्टी हो गया, बर्तन हो गया, सिक्के हो गया, या मूर्तियां हो गई, या स्मारक हो गई, हड्डियां वगैरह होती है, या घरों के अवशेष होते हैं, इन पे काफी इसकी पूरा अध्ययन होता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में खासकर जितने भी आपका जो आपका प्रागैतिहासिक और जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसको समझने के लिए पुरातत्व संबंधी जो आपके स्रोत हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्कियोलॉजी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि पुरातत्व का महत्व क्या होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जितनी भी खुदाई वगैरह हुई है, उनसे मिले जितने भी हमारे भारतीय सभ्यता का जो इतिहास है, वो लगभग 5000 ईसा पूर्व तक का पुराना साबित हुआ है। अब इसमें जो पुरातत्व विज्ञान है, उसमें व्यापार, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में, वहाँ की एग्रीकल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में और यहाँ की नगर नियोजन के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी है। अब हम खुदाई के बारे में बात करते हैं। खुदाई 2 तरह की होती है, एक तो होती है वर्टिकल और दूसरी होती है हमारी हॉरिजॉन्टल। जब हम वर्टिकल खुदाई की बात करते हैं, तो इसमें जितनी भी बस्तियां वगैरह होती है, अलग अलग
जितने भी धरती वगैरह होती है ना, उनकी लेयर्स के बारे में पूरी रिसर्च की जाती है। हॉरिजॉन्टल जो होती है, इसमें एक लेयर से के बड़े-बड़े पार्ट्स होते हैं, उसके ऊपर रिसर्च होती है। तो जो साइंटिफिक चीजें होती हैं, जब उनका पता चलता है, तो इसमें लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग होगी, आपका थर्मोल्यूमिनिक जो आपका थर्मोल्यूमिनिकेशन डेटिंग हो गई, जिसमें वैज्ञानिक तरीकों से इसका यूज किया जाता है। आप जो कॉइन होते हैं, कॉइन में आपका एक न्यू सिमेट्रिक जिस सिस्टम होता है, जिसको हमने सिक्कों के आधार पे इसमें जो रिसर्च होती है ना, उसको आपका न्यू मिसमैटिक सिस्टम कहा जाता है। इसमें जितने भी सिक्के होते हैं ना, और जितने वहां के राजा थे, कैसा व्यापार चलता था, कैसी उनकी इकोनॉमी थी, क्या धर्म था, पॉलिटिक्स कैसी थी, हिस्ट्री कैसी थी, इस चीज के बारे में इन कॉइन से हमें सारी चीजें डिटेल्स पता लगती है। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस में, इसमें हम टाइप्स ऑफ कॉइन की बात करेंगे। सिक्कों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका पंचमार्क कॉइन होते हैं। ये जो सिक्के होते हैं, ये प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं। उसके बाद इंडो ग्रीक कॉइन आते हैं, इनमें राजाओं और देवी देवताओं की पिक्चर्स बनी हुई होती थी। कुषाण और गुप्ता कॉइन की बात करें, तो इसमें जितने भी ज्यादातर सोने के सिक्के, उनपे उनके राजाओं के, उनके देवताओं के, उनकी संस्कृति के जो इफेक्ट थे, उनको इसमें शो किया गया है। अब आता है हमारा एपिग्राफी। एपिग्राफी में जो अभिलेख होते हैं ना, उनके अध्ययन को जब उन पर रिसर्च की जाती है, तो वो एपिग्राफी कहा जाता है, क्योंकि अभिलेख जो होते हैं वो हिस्ट्री को जानने में सबसे एक भरोसेमंद रिसोर्सेज है, क्योंकि उस समय के जितने भी रिकॉर्ड इसके द्वारा ही, एपिग्राफी के थ्रू ही हमें पता चलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख जो होता है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में जो लिखे गए अशोक के जो शिलालेख है, वो इसी में लिपि में लिखे गए। समुद्रगुप्त के का इलाहाबाद स्तंभ, इसका अभिलेख इससे पता चलता है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख इससे पता चलता है। और जो भी बहुत सारी जानकारी, जैसे आप लिखोगे से हमारा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, उनके जमीन का जो वंशावली कैसी थी, है ना, इस चीज के बारे में हमें पता चलता है। वहाँ धर्म और समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो स्मारक वगैरह होते हैं ना, उसमें मोनूमेंट्स की बात करूं मैं, तो वहाँ के टेम्पल्स हो गए, वहाँ की गुफाएं हो गई, वहाँ के स्तूप्स हो गई, वहाँ के स्कल्पचर हो गए। तो जो मूर्तियां, प्राचीन कला, वास्तुकला जितने भी होते हैं, उनको समझने में हमारी मदद करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स हैं, जैसे आपकी अजंता की गुफाएं हो गई, एलोरा की गुफाएं हो गई, कैलाश मंदिर हो गया, पंचरथ हो गया। अब अगर कंक्लूजन निकालूं, तो इसमें जितने भी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, और जो वहाँ की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, धर्म है, राजनीतिक जीवन है, उनको समझने के लिए ऐतिहासिक जो स्रोत होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट। अब हम फॉरेनर अकाउंट्स की बात करते हैं। जितने भी हमारे फॉरेन के जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं, विदेशी यात्री जो भी होते हैं, तीर्थ यात्री हो गए, व्यापारी हो गए, राजदूत हो गए, ये भारत आए और उन्होंने भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, धर्म, प्रशासन के बारे में बहुत सारा नॉलेज दिया है। और ये जो पूरी डिटेल्स है, ये जो पूरा विवरण है, इसके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत भी है। जैसे ग्रीक अकाउंट की बात करें, तो ग्रीक अकाउंट में जितने भी यूनानी लेखक थे, उन्होंने प्राचीन भारत और मौर्य काल के बारे में काफी नॉलेज दी है। मैग्सनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए, उन्होंने इंडिका लिखी, और इसमें मौर्य प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का पूरा डिटेल्स इन्होंने दी है। उसके बाद आया आपका टॉलेमी। टॉलेमी ने दूसरी शताब्दी के ईस्वी के जो ज्योग्राफी थी, यानी कि भूगोल, उसके बारे में लिखा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से हिंद महासागर और व्यापार के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। उसके बाद आया हमारा चाइनीज अकाउंट। चीनी विवरण जो भी था, उसमें बौद्ध तीर्थ यात्री मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। इसमें फायन गुप्त काल में जो थे, वो 399 से लेकर 399 से 1414 ईस्वी तक का टाइम पीरियड इनका रहा है। उसके दौरान ही भारत में आए। हैंसन 7वीं शताब्दी ईस्वी में आए। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में आए। जो इंस्टिंग भी भारत आए थे, और
उनके लेखों में धर्म, शिक्षा, प्रशासन संबंधी स्थितियों का वर्णन मिलता है। अब हम बात करेंगे अरब अकाउंट के बारे में। अरब विद्वानों ने भी भारत के बारे में लिखा है। अल-बरूनी ने 11वीं शताब्दी सदी की ईस्वी में एक तहकीक ए हिंद लिखी और उन्होंने संस्कृत का काफी अध्ययन किया है और भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान, भूगोल, रीति रिवाजों का भी इसमें काफी डिटेल्स में दी हुई है। अब मिडिल पर्शियन सोर्सेस की बात करूं, मध्यकालीन फारसी स्रोत क्या थे? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फारसी ऐतिहासिक रचनाओं को इसमें शामिल किया गया है। बरनी की तारीख फिरोज शाही के बारे में इसमें दिया हुआ है। निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी के बारे में दिया हुआ है। ये रचनाएं जितनी भी है ना, मध्यकालीन भारतीय शासकों और प्रशासन के बारे में काफी नॉलेज देती है। बुक के बैक के क्वेश्चन है आपके, इसमें मैंने थोड़ा सा दिया है और मैं हर वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं दूंगी, तो वो आप थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिएगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा दे दिया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस चीज के बारे में मैंने बता दिया। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लास्ट की वीडियो में बताऊंगी आपको। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ये डिस्कस ब्रीफली कैटेगरीज इनटू व्हिच सोर्सेस ऑफ नोइंग एंशिएंट हिस्ट्री हैव बीन डिवाइडेड। इसको दो कैटेगरी में इन्होंने बताया है एंशिएंट हिस्ट्री को, एक लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में। तो इसमें पूरी डिटेल्स आप देख सकते हो, मैंने इसमें दी हुई है और यही सब आपको लिखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ी डिटेल्स आप इसमें अपने आप से बनाकर भी दे। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है वेदास क्या है? इसमें आपका शॉर्ट नोट भी आ सकता है और आपका लॉन्ग भी आ सकता है, दोनों ही फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो वेदास है, मैंने आपको बताया भी था, ये संस्कृत इसकी रूट है विद मीनिंग नॉलेज के बारे में, जितना भी नॉलेज हमें मिला है। 4 तरह की वेदास मैंने बताए थे, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अर्थवेद हो गया। इसकी डिटेल्स आप लिख। पुराण के बारे में हिस्टोरिकल सोर्सेस इसके क्या है, ये आपका 6 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। और इसके इंस्ट्रक्शंस, व्हाट इज आर्कियोलॉजी, एनुमरेट द मेन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है इसके, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो इसमें आपको कॉइन्स के बारे में बताना पड़ेगा, इंस्क्रिप्शन के बारे में बताना पड़ेगा और मोनूमेंट्स के बारे में और एविकेटेड रिमेन्स के बारे में। सारे डिटेल्स इसमें मैंने आपको दिए। इसको थोड़ा आप क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा इसको डिटेल्स में दे सकते हो और इतना भी लिख के आओगे तो चलेगा। कॉइन्स के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या थी बुद्धाज और गुप्ता के टाइम पे। इसमें पंचमाग के बारे में आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा फोकस करना है इन चीजों के बारे में, इंडो ग्रीक कॉइन के बारे में, कुषाण कॉइन के बारे में, गुप्ता कॉइन के बारे में पूरे डिटेल्स थोड़ा सा दीजिएगा। इसमें आपका हिस्ट्री इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है, इसमें किंग के रूल्स और किंग क्या था, उनके रूल्स वगैरह क्या थे, पूरे डिटेल्स आप इसको दे सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आपका ट्रेवल अकाउंट, कौन कौन से लोग भारत में आए थे, तो उनकी थोड़ी डिटेल्स आप दे सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट। इन दोनों में से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, लिटरेरी सोर्सेज में या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। तो आपको ज्यादा फोकस करना है इन चीजों पे। लेंथ क्वेश्चन के स्टूडेंट्स जितना भी जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है उसके मार्क्स पहले देखिए, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन, उसी हिसाब से उसकी लेंथ बढ़ानी होती है क्वेश्चन की। और इम्पोर्टेंट पॉइंट रखो, उसी के ही मार्क्स मिलते हैं। कई लोगों की ये थिंकिंग होती है कि भर दो कुछ भी हिस्ट्री है, ऐसे नहीं होता। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और क्वेश्चन के हिसाब से, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से डिटेल देनी है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से डिटेल देनी। वैसे मैंने सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं, उसी हिसाब से आप इसको थोड़ा लेंथी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हमने जो चर्चा की पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत के जितने भी इतिहासकार हैं, उन्होंने भारत के अतीत के बारे में पूरे डिटेल समझाने की कोशिश की है इस यूनिट के अंदर। और इससे पता चलता है कि भारत में मानव जीवन, खेती सभ्यता जो है वो हजारों साल पुराना है। तो थोड़ी सी स्टूडेंट्स, मैंने सारे डिटेल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस यूनिट के मैंने दे दिए हैं, और भी मैं बहुत सारी वीडियो डालूंगी। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बीए के सब्जेक्ट्स, बीकॉम के सब्जेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकूँ। अभी तक मैंने साइकोलॉजी के वीडियोस बनाई हैं और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मेरे को मिला है स्टूडेंट्स का। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए भी बीए के और बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूं। अभी मैंने BEVAE 181 का भी मैंने सब्जेक्ट्स रेडी किया है, उसको भी मैं जल्द से जल्द डालने वाली हूँ। तो आप प्लीज इसको पढ़िए और एग्जाम क्लियर कीजिए। थैंक यू।